नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। हिंद वंदे मातरम। यहाँ पर देखते हैं आज हम इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जिसमें से आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी में 5 नंबर के आएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न टॉपिक वाइज यहाँ पर देखिए कवर कर रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न का जवाब दीजिए। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए, वॉइस क्लियर है। देखिए, पहला प्रश्न आपको बताना है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेके मेहता हैं। प्रोफेसर जेके मेहता आंसर आपका जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, सेकंड नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो लौह इस्पात उद्योग में आपका क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र जो आपका है सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। विकल्प आपका यहाँ पर आंसर सही होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपके यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, है ना। सी नंबर कहाँ लिखा हुआ? ये सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सामानों का वर्गीकरण। देखिए, एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, जैसे आपने कर पड़े होंगे सरकार के जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे आपका आय, संपत्ति, उपहार, आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, है ना, ये सारे के सारे आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में आपका सीमा कर आपका आता है, बिक्री कर आता है, आपका तट कर आता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? 4 नंबर का देखिए आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए, आर्थिक विकास, परिधान, मुद्रा स्फीति। देखिए, मुद्रा स्फीति जो है ये ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। मुद्रा स्फीति यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? यूपी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है पूंजी, लौह इस्पात। हाँ बिल्कुल सही है, ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब आपका है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका आंसर बताइए, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ, कमेंट करते रहिए। चलिए, 5 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 5 नंबर का यहाँ पे आपका होगा NNP, है ना, यहाँ पर पीसी लिखा हुआ है ना, यही आंसर आपका है। 5 नंबर का डी होगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP, है ना। यहाँ पर NNP याद रखिए बस, पीसी तो इसमें लगा ही है, पीसी तो रहेगा ही, लेकिन NNP और पीसी ये याद रखना है आपको। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर सही होगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या इसमें सम्मिलित होती है? 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो इसमें आपकी जो सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता, है ना, पूंजी खपत भत्ता। विकल्प आपका सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है? कार्बन, पदचिह्न, राष्ट्रीय आय, निर्यात या बेरोजगारी। तो 7 नंबर का आपका आंसर होगा, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बेरोजगारी बढ़ा सकती है, सिर्फ बेरोजगारी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम घाटे की वित्त व्यवस्था की बात करते हैं, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पड़ता है मुद्रा स्फीति। यहाँ पर भी देखिए मुद्रा स्फीति वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में? अभी हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के बारे में चर्चा किया था। 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 9 नंबर का देखिए सेवा कर, है ना। देखिए, आयकर, संपत्ति कर और निगम कर, ये तीनों कर आप याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। आयकर आपका और संपत्ति कर आपका और निगम कर, ये तीनों के तीनों दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके कैसे कर होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं?
इन तीनों क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर आपका होता है। अब प्रत्यक्ष कर आपका सेवा कर होगा, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक में मुख्य घटक है? हाँ बिल्कुल सही है, पीके प्रजापति भी हमारे भी जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 9 नंबर का बी होगा। 10 नंबर बताइए, 10 नंबर का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक में मुख्य घटक है? 10 नंबर का आपका होगा देखिए 10 नंबर में आपका प्राथमिक वस्तुएं तो आपका है ही, है ना, प्राथमिक वस्तुएं तो आपका है ही। और देख लेते हैं, ईंधन और बिजली ये भी आपका है, और भी कुछ है। हाँ सेवाएं नहीं होगा, सेवा तो तृतीय क्षेत्र में आपका, यहाँ पर आपका आएगा विनिर्मित उत्पाद। यानी यहाँ पे प्राथमिक वस्तुएं ईंधन और बिजली विनिर्मित उत्पाद कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे ये 124 कहाँ लिखा हुआ है? 124, 124 यहाँ पे आपका विकल्प ए नंबर सही होगा। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ए नंबर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है ना, यहाँ पर देखिए बताना है थोक प्राथमिक ईंधन, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। हाँ 11 नंबर का देखिए आपको बताना है, ये 1972 में सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान के चौथे राजा आपके थे, कौन से राजा थे आपके? भूटान के थे जिम्मे सिंगवे वांगचुक के द्वारा विकसित की गई थी। तो यहाँ पर भूटान के राजा थे, ठीक है ना, चौथे नंबर के थे, तो आंसर आपको भूटान लगा देना है, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। पूंजी खाता के पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखिए विचार करना है। आपका लिखा हुआ ये भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं में उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। हाँ 12 नंबर का देखिए, थोड़ा सा आपके प्रश्न जो है इसमें यहाँ पर सभी के सभी सही होंगे, 1 2 3 तीनों बातें सही बोली गई हैं, तो आपको आंसर लगा देना है डी नंबर। डी नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सारे के सारे इसमें पॉइंट सही थे आपके। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखिए विचार करना है। M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। M3 M4 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। इसमें बताना कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ही ऑप्शन आपका लिखा हुआ है ना, देखिए M0 M1 M2 M3 ये मौद्रिक समुच्चयों को स्वीकार किया गया है, M0 M1 M2 M3, ठीक है ना। तो जो M1 लिखा हुआ है जनता के पास उपलब्ध मुद्रा बैंकिंग प्रणाली में, यही वाला आपका केवल सही होगा, यानी केवल आपका फर्स्ट वाला सही है, केवल फर्स्ट वाला आपका सही आंसर आपका होगा ए नंबर वाला। 13 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस वाला जो दिया है ना जमा वाला, ये आपका M2 होता है, M2 इजुकल टू M1 प्लस 1 होता है। ये जो आपका M3 लिखा है ना, यहाँ ऐसे लिखा होना चाहिए था, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर की जमा को, ये आपका होता तब सही होता, लेकिन M3 बराबर M4 लिखा है ना, ये गलत है आपका, ठीक है। M2 बराबर M1 होना चाहिए था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपका है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कई बार हमने कराया है, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। निर्धनता का दुष्ट चक्र की अवधारणा संबंधित है, निर्धनता का दुष्ट चक्र अवधारणा संबंधित है, 15 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बी नंबर होगा नरकसे से, है ना, नरकसे से आपका है, यहाँ पे विकल्प आपका लगा दीजिए बी नंबर। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके वित्त मंत्री होते हैं। यहाँ पे आंसर आपका होगा बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोले तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहाँ लिखा हुआ? विकल्प आपका सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? हाँ दुष्चक्र नक्सरे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए नकार से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 18 नंबर का देखिए जवाब देना, 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 1948। 1948 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 1948 में ही अधिक अन्न उपजाऊ अभियान आपका प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि की आधुनिकतम तकनीकी एवं बीजों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना आपका था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गरीबी रेखा कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा पूंजी लाभ अनुपात, पूंजी लाभ अनुपात, विकल्प आपका बी नंबर सही आंसर आपका होगा।
पूंजी लाभ अनुपात यानी कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो को ही हम कहते हैं पूंजी लाभ अनुपात कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष करवाई गई थी? ये भी प्रश्न कई बार करवाया आपको। 1970, 75, 80 और 65। ऑप्शन बताइए क्या सही होगा। देखिए दूसरी वाली तो आपकी हुई थी कन्फर्म है 1980 में हुई थी। दूसरी हम आपको बता दिए 1980 में हुई थी। हाँ ये दूसरी की है। 21 नंबर का देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। हाँ कमेंट देखिए, आकाश कुमार भी हमारे बीच है। हाँ आंसर देखिए देते रहिए। हाँ 21 नंबर का देखते हैं आंसर किसका आता है। हाँ ना यहाँ पर देखिए अब तक 6 आर्थिक जनगणनाएं हो चुकी है। पहली कब हुई थी? पहली आपकी हुई थी 1977 में। पहली आपकी कब हुई थी? 1977 में हुई थी, याद रखिएगा। दूसरी आपकी 1980 में। तीसरी आपकी 1990 में। तीसरी जो है आपकी हुई थी 1990 में। तीसरी कब हुई थी? 1990 में। ठीक है ना, तो पहली दूसरी याद रहेगा, ये पहली है ये दूसरी है 1980 और तीसरी आपकी 1990 है। ठीक है ना, इसके बाद चौथी आपकी 1998 में है, पांचवी आपकी 2005 में है, छठवीं आपकी 2013 में और सातवीं आपकी चल रही है 2019 से स्टार्ट हुई है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? 22 नंबर का देखिए आपको बताना इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग, है ना, यही आपका आंसर सही है। यहाँ पर इसके विरोधी थे आपके महात्मा गांधी, जो नवीनतम तकनीक और मशीनरी से आपके क्या थे? विरोधी थे। तो विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना एपीडीए यानी अपेडा, एपीडीए लिखा ना, अपेडा पढ़ेंगे, का विस्तृत रूप क्या है? इसका देखिए कुल मिला के आपको फुल फॉर्म बताना और कुछ नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना इसका फुल फॉर्म क्या होगा, विस्तृत रूप बताना है। 23 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी विकल्प आपका जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी नंबर होगा। 23 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बिटकॉइन क्या है यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बिटकॉइन क्या है? 24 नंबर का देखिए बताना है। तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है, बिटकॉइन वगैरह आपने सुना होगा, है ना। बिटकॉइन आपका डिजिटल मूल लेखांकन समीकरण है, यहाँ पर आपको बताना है। 25 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए दो ऑप्शन आपके नीचे हैं उनको भी दिखा देते हैं। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, मूल लेखांकन समीकरण है शेयर धारकों का हिस्सा बराबर संपत्ति माइनस देयताएं, लाभ बराबर राजस्व माइनस लागत, और संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा निवल मूल बराबर संपत्ति प्लस देयताएं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा 25 नंबर में। देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपका थोड़ा बहुत मॉडरेट रहता है, क्योंकि इसमें इतने आसान प्रश्न नहीं रहते हैं, शेयर एयर सब चीजें इसमें रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा आंसर में हो सकता है कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके प्रश्न बनते हैं। मूल लेखांकन समीकरण है यहाँ पर बताना है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, यानी विकल्प आपको टिक करना होगा यहाँ पर सी नंबर। सी नंबर यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे? अभी हमने जस्ट टाइप क्वेश्चन करवाया था 26 नंबर, है ना। ये तीव्र औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण के क्या थे? विरुद्ध थे। यहाँ पे आंसर आपका होगा 26 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हुआ था। वे कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। महात्मा गांधी जो थे हमारे राष्ट्रपिता, ये आपके जो उद्योग थे आपके, है ना, तीव्र के लिए आपका बिल्कुल विरोध करते थे, है ना, कुटीर उद्योगों को समर्थन करते थे। कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योगों को। फेमा का रूप क्या है? फेमा, फेमा देखिए बताना है, फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विकल्प नंबर बी सही आपका है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? 28 नंबर में, तो ये आपका केंद्रीय, देखो ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, और सबसे बड़ी बात देखिए पेट में भी पूछा गया था, अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, और ये पेट में भी पूछा गया था 2021 में। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 29 नंबर से भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया। उससे रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? 29 नंबर का देखिए बताना है। तो रूसी राजनेता आपके थे जोसेफ स्टालिन, याद रखिएगा जोसेफ स्टालिन। अब एम के स्टालिन यहाँ पे सीएम आपके हैं तमिलनाडु के, एम के स्टालिन, है ना, ये लेकिन जोसेफ स्टालिन थे। यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था? 30 नंबर में बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है आपका 6 अगस्त 1952 को हुआ था, 6 अगस्त 1952, यानी विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब तो योजना आयोग का काम खत्म करके आपका तो नीति आयोग आ गया है ना। तो पूछा गया था योजना आयोग कब आया था, 31 नंबर में बताना है। तो ये आपका आया था 15 मार्च 1950, है ना, 15 मार्च 1950 को आया था। इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री आपके होते थे, और इस उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके,
1950 यहाँ पे आया था आपका, है ना। अब 1 जनवरी 2015 को आयोग ने इसे समाप्त कर दिया और नीति आयोग कर दिया। यानी अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है नीति आयोग कब आया, तो नीति आयोग जो आपका आया है वो 1 जनवरी, है ना। यहाँ पे अच्छा अगला प्रश्न यही पूछ लिया है क्या? अच्छा देखो घुमा फिरा के फिर पूछ लिया, 1 जनवरी 2015 को आया था, 1 जनवरी 2015, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें आपके प्रश्न है, इनमें से किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। 33 नंबर का देखिए आपको बताना है, ये आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। किसमें होता है ऐसा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? 34 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक कृषि है, उद्योग वगैरह दूसरा है, और तृतीय क्षेत्र आपका होता है सेवा क्षेत्र। पीयूपी ट्रिपल एससी पेट में आपका ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? 36 नंबर का बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही होता है आपका कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से अस्तित्व में आपके हैं, जैसा कि भारत में है। तो यहाँ पे आंसर आपको लगा देना है बी नंबर वाला, यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? 37 नंबर का देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? अगर भारत की बात करेंगे तो स्वामी नाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। यहाँ पर भारत की बात करेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक, अब देखिए प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है ना, तो यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहेंगे। विकल्प आपका 39 का ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? तो भारतीय यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो हमने आपको कई बार कराया था पंतनगर, याद करिए पंतनगर। अब पंतनगर कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में आपका पड़ता है, याद रखिएगा। पंतखंड कहाँ है आपका? पंतनगर, सॉरी, उत्तराखंड में पड़ता है, और यहीं से आपकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। याद रखिए यहीं से आपकी शुरुआत होती है, यहाँ पे आंसर। और यहाँ पर देखिए हरित क्रांति का जो प्रारंभ वर्ष है ना, वो आपका 1966 से माना जाता है, क्योंकि 66 में ही इसकी स्थापना होती है और 66 से आप इसको मानते हैं, ठीक है। तो विकल्प आपका ए नंबर सही आंसर आपका होगा। हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? हाँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो, अरे ये भी आंसर आपका आ गया, मतलब क्या बात है। देख लेते हैं आंसर, पंजाब। अच्छा देखिए सर्वाधिक पूछा गया है ना, सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ पे आप क्या आ रहे हैं। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था, है ना। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में पूछा गया था। 42 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2017-18 की बात हो रही है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति बताना है आपको। देखिए अगर हम डाटा, अगर हम 2019-20 के अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका कितना था? 407 है। कितना है? 407 ग्राम प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन आपका है। बट ऑप्शन में नहीं दिया है, अप्रोक्सीमेट है, तो इसी को मार दीजिए। यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड अभियान के कितने चरण पूरे हो चुके हैं? अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो इनके कितने चरण अब तक पूरे हो चुके हैं? यहाँ पर आपके इनके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। कितने? 4, ठीक है ना। पहला चरण आपका था 1970 में अच्छा चलता है, या 70 से 81। दूसरा आपका चलता है 1981 से 85 तक। तीसरा आपका 1985 से 1995 तक चलता है आपका। और चौथा आपका 1995 से लेकर 2000 तक, यानी 4 आपके हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार कराता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 45 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए हमारे भी देखिए बराबर केवल आंसर एक ही लोगों के आ रहे हैं, वो भी ऊर्जा के, है ना। सभी लोग करते रहिए, जो भी लोग लाइव है, भले ही गलत हो सही हो, दिक्कत क्या है, कम से कम ये तो मालूम चलेगा ना हमने गलती कहाँ पर की। नाबार्ड होगा, 45 नंबर का भी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, 45 का भी होगा। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना आपको पता है 1982 में हुई थी। 1982 यानी 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 की स्थापना इसकी हुई थी, 1982। ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है।
भारत में बैंकों के द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वावलंबन दल कहते हैं। यानी विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करते हैं। बैंकों का बैंक आरबीआई कहते हैं और इसकी स्थापना पूछा गया तो स्थापना तो याद ही होना चाहिए। इसकी स्थापना आपकी 1935 में होती है। 1935 में होती है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो आपका है 1949 में होता है। राष्ट्रीयकरण भी याद रखिएगा, 1949 में इनका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में इसका कर दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 स्थापना, राष्ट्रीयकरण आपका 1949। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी हमने चर्चा क्या की, क्वेश्चन भी देखिए आ गया। 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित आपकी हो गई थी? देखिए काफी ओल्ड प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी, आने के चांस कम रहेंगे। फिर भी है तो इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 49 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक, है ना। ये 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित, अब तो थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न पे आते हैं ना सवाल, हालांकि चांस कम रहेंगे। बाकी आपका जब 2016 में पूछा गया तब ये प्रश्न आपका बना था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है रेजिस्ट, है ना। रेजिस्ट का क्या है ये बताइए, बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए क्या है। फुल फॉर्म नहीं, इसका मतलब बताना है क्या। रेजिस्ट क्या है, इसका मतलब आपको बताना ही होता क्या है। देखिए रेजिस्ट शब्द आपका जो है ना, ये रघुराम राजन का एक भारतीय रिजर्व बैंक से हटने को मीडिया द्वारा दिया गया शब्द था। रेजिस्ट शब्द को रघुराम राजन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर प्रयोग में लाया गया था। इनके दूसरे काल पे मना कर दिया गया था ना। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा, केवल आपका होगा आंसर नंबर पहला होगा ये। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अब भारत में राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1969 में। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था। कितने बैंकों किया गया था? 14 बैंकों का। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। 52 नंबर का देखिए जवाब देना है तो देना है, बताइए आंसर क्या होगा। 52 का डी फेडरल बैंक। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ना। फेडरल बैंक लिमिटेड आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही दिया गया। नाबार्ड का विस्तार देखो, नाबार्ड का फुल फॉर्म ही पूछ लिया है आपसे, है ना। नाबार्ड का भी हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो यहाँ पर आपके किया था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1998 में भारत में आईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश आपकी की थी। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पे बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। 55 नंबर का देखिए बताना है, तो यहाँ पर आपका होगा वर्धित SLR। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा वर्धित। यहाँ तक कर लीजिए वर्धित है, ठीक है ना। वर्धित, वर्धित आपका SLR, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? 56 नंबर में आपको बताना है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। इन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। और जब पहला पॉइंट सही है तो हमें आगे के विकल्प नहीं पढ़ना है। ये बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है, एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बाकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? अगर हम सिक्कों की ढलाई की बात करते हैं, ये जो अधिकार है सिर्फ किसके पास है? तो ये आपका सिर्फ भारत सरकार के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ के पास। केवल आपका आंसर सही आंसर होगा सी नंबर। 57 नंबर का आपका सी होगा, है ना, सी है केवल। देखिए भारत सरकार के पास सिक्कों की ढलाई आपका है, कहाँ कहाँ है? एक तो टकसाल है आपका, और अलीपुर है आपका, और कोलकाता में सैफाबाद, और हैदराबाद नोएडा, है ना। इतने ही जगह आपका है। नोएडा हैदराबाद, नोएडा आपका हो गया, और एक हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई, ठीक है ना, 4 जगह आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बैंक उनकी टैगलाइन के पीछे एक असंगत मिलान करता है? देखिए टैगलाइन आपको बताना है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक है, हाँ यहाँ पर बताइए। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन आपका है, जिस नाम से आप बैंक कर ले सकते हैं, ये है आपका
जिस नाम से आप बैंक का ले सकते हैं, एक बढ़ती का नाम जिंदगी, ये थोड़ा है, बी नंबर होगा आपका, है ना। अब तो 2019 में देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है, पता होगा आप सभी को, कई सारी बैंकों का विलय आपका हुआ है। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इंडिया के साथ 6, आपके 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए आपका एक विधेयक पारित किया है। 59 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। 60 नंबर बताइए। हाँ 60 नंबर। देखिए जब आरबीआई, है ना, आरबीआई लिखा है, ये बी कर लीजिए। जब आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था, इसका केंद्रीय कार्यालय तब आपका कोलकाता में था। देखिए आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को होती है, उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, ठीक है ना। 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में आपका शिफ्ट शिफ्ट किया गया, पहले कोलकाता था अब मुंबई। आगे बढ़ते, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, तो ये आपका होगा बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। बैंक दर का अर्थ क्या, यहां पर आपको बताना है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है, ये भी पेट में पूछा जा चुका है। तो 62 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका होगा डी नंबर होगा, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। विकल्प आपका डी नंबर सही आंसर आपका होगा। अच्छा, अरुण कुमार कह रहे हैं सर जी मैं न्यू हूँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप न्यू हैं, अच्छा लगा, कम से कम आप पहली बार विजिट किए हैं, है ना। और मोस्ट वेलकम है आपका मनोज स्टडी सेंटर चैनल पे आपका। देखिए यहाँ पर आपको बताना है 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, 63 नंबर का। तो 63 नंबर का आपका ए नंबर होगा, है ना। 1 रुपए के नोट पर बीस सचिव का हस्ताक्षर होता है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 2000 तक नोट चलते हैं ना। हाँ, इनमें सब आरबीआई गवर्नर के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 100 रुपए के, तो आरबीआई गवर्नर सिर्फ देखिए, केवल याद रखिए 1 रुपए के नोट पर बीस सचिव मार देना है, बाकी सब आरबीआई वाला मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो आरबीआई प्रश्न आपसे पूछा गया है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और सेकंड ऑप्शन दिया गया भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आपका जवाब होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी कहते हैं। यहाँ पे आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। याद रखिएगा, इसको सेबी के नाम से भी जानते हैं। और एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, सेबी की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, सेबी की जो स्थापना आपकी हुई थी 12 अप्रैल, है ना, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, ये भी डेट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेहतर संतुलित विकास के लिए राजकोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड नंबर का जवाब देना है, आंसर क्या होगा। अगर हम बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है, इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आपके हैं। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है उत्तराखंड है आपका, और आपका मेघालय है, और आपका हिमाचल प्रदेश है। यानी यहाँ पर आपके 3 राज्य हैं, कौन कौन से याद रखिएगा, उत्तराखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी, कई बार हमने प्रश्न करवाया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो 1998-99, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा। कई बार आपका 1998 लिखा रहता है, ठीक है ना, सिंगल अगर ऑप्शन देगा, अगर 98-99 दिया ना, तो इसी को टिक करके आइएगा, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगर मान लो प्रश्न पूछ लेता है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है 1998 नवासी सॉरी 98-99 में जो शुरू की गई थी, इसको किसने शुरू किया था, तो आपके पूर्व वित्त मंत्री आपके थे उस समय यशवंत सिन्हा, उन्हीं की देन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा निर्गत नहीं होता है, सरकारी बैंकों के द्वारा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका निर्गत नहीं होता, नाबार्ड के द्वारा निर्मित नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। नाबार्ड जो बैंक है ना आपका, ये आपको निर्गत नहीं करता है, जारी नहीं करता है किसान क्रेडिट कार्ड। बाकी चाहे आपका व्यापारिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सब जारी कर देते हैं। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? हाँ, 5 नंबर का जवाब बिल्कुल सही है, कस्तूरबा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? काफी अच्छी तैयारी है आपकी, काफी अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं, है ना? लगभग आपके सारे आंसर पूरे पूरे सही जा रहे हैं, बहुत खुशी है, कम से कम आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। 6 नंबर का देखिए, आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना? यहाँ पर विनिवेश आयोग संबंधित है आपके जीवी रामकृष्णा, ठीक है ना? जीवी रामकृष्णा 1996 में सरकार में आपके क्या थे? हाँ, सरकार में आपके जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया गया था 1996 में, ठीक है ना? जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही है, 1999 में इसकी आपकी स्थापना कर दी जाती है विनिवेश विभाग की। तो स्थापना किया जाता है और गठन किया जाना, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होगा, जीवी रामकृष्णा, याद रखिएगा। वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संशोधित किया। 7 नंबर का देखिए जवाब देना है क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, यहाँ पे आपका औद्योगिकीकरण होगा, विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सब आपका सम्मिलित नहीं था, जबकि औद्योगिकीकरण आपका शामिल था, याद रखिएगा, विकल्प आपका ए नंबर सही आंसर आपका होगा। 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? अगर हम 19-20 में बात करने वाले हैं, भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो ये आपका रहा है 7.67 लाख करोड़ रुपया, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना क्या होगा। 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार का न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। तो कितने दिन का, यहाँ पे तो आपको जनरली पता होगा, ये आपका 100 दिन, है ना? कितने दिन? 100 दिन। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ये तो कोई योजना थी, अधिनियम था लागू, अधिनियम, लेकिन ये लागू हुआ था आपका, अधिनियम आया था 2005, लेकिन लागू आपका हुआ था 2 फरवरी 2006 को। लागू आपका 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। ये अधिनियम आया था आपका 2005 में, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 दिन के लिए था इसमें। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है, उस समय हमारे कौन थे? 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपके थे पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कृषि सुधार संबंधित कुछ प्रश्न है हमारे। सब देखिए आपको यूपी ट्रिपल एससी बेस्ड करवा रहे हैं, जो सिलेबस में दिया गया है ना? चलो यहाँ पर बताइए, 2004 के बाद के जो आर्थिक सुधार हुए ना, सिलेबस में दिया है, उन्हीं को प्रश्नों को यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपको बताना है, भारत सरकार का लक्ष्य और 18-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना % संरक्षित करना है? तो यहाँ पर आपका है 50%, यानी 50% है आपका आंसर, ए नंबर सही होगा, 50% होगा। वर्ष 1065 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप एमएसपी बोलते हैं, पहली बार घोषित किया गया था? किस कृषि उपज के लिए, है ना? कौन सी फसल है बताइए? धान, यहाँ पर धान होगा, धान, ठीक है। हाँ, फसल बीमा योजना 13 जनवरी, हाँ सही है, ठीक है ना? एमएसपी आपका 23 फसलों में दिया जाता है, याद रखिएगा, टोटल आपकी 23 फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है? ये आपका है, मसूर भी है, अरहर, उड़द, ये सब दाल भी तो आता है ना, ये सभी लगा देंगे। कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है ना? कौन सी नहीं आती है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सब्जी फल, मसूर, कोपरा, पटसन, ये सब है आपका। बट यहाँ पर जो सब्जी फल है ना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आपका नहीं आता है, याद रखिएगा, विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? अगर हम मिश्रित खेती की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका होगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, आपका मिश्रित खेती के अंतर्गत आपका आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। वर्ष 2021-22 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल है ना? 21 और 22 का पूछा गया है, तो 21-22 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 1975 रुपया, है ना? 1975 रुपया था आपका, ठीक है, 1975 रुपया आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारत में
कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से आपका एक नहीं है, 7 नंबर का देखिए बताना है, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका होगा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी थी, है ना? 8 नंबर का देखिए जवाब देना है, ये आपका है 2018। 2018 से बढ़ाकर 2020 तक कर दी थी, याद रखिएगा 2018 से बढ़ाकर 2020 कर दी थी। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन आपका नहीं शामिल है? तो भारत के कृषि निगम कृषि विपणन में शामिल नहीं है, याद रखिएगा भारत के कृषि निगम कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? इनमें से आपका एक चावल है और आपका दूसरा मसाला है। याद रखिएगा 5 वस्तुएं हैं आपकी निर्यात की जाने वाली, चावल, मछली, मांस, मसाले और कच्चा कपास। याद रखिएगा 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं आपके कृषि उत्पादन संबंधित है, चावल और मसाले। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प सी होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ट्रैक्टर बाजार की अगर हम बात करने वाले हैं तो ये आपका हो जाएगा इंडिया, भारत। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को $US तक बढ़ाना है। 12 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये होगा 60 बिलियन से अधिक, है ना? 60 बिलियन से अधिक है, आपका आंसर बी नंबर सही होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि योगदान लगभग कितना % है? 13 नंबर का देखिए जवाब देना है। 13 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16। डी नंबर यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। 16.1% आपका है औद्योगिक क्षेत्र का लगभग। और अगर हम बात करते हैं आपका सेवा क्षेत्र का, 54% है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसका नाम है आपका एग्री उड़ान, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा, है ना? ये आपके 2017 में स्टार्ट हुआ था एग्री उड़ान, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बी नंबर होगा, एग्री उड़ान। ठीक है, एग्री उड़ान होगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAS है क्या? अगर हम राष्ट्रीय बाजार कृषि बाजार की बात करते हैं NAM मार्केट, यहाँ पर एस क्यों लिखा है? मार्केट माने बाजार होता है ना, एम लिखो, एम होगा, ठीक है ना? सही कर लीजिएगा। यहाँ पर NAM होता है, NAM यहाँ लिख दे रहे हैं NAM, ये होता है ना? यहाँ पर आपको बताना है तो ये आपका है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। इसकी स्थापना की बात करते हैं, यहाँ पर 2016 में हुई थी। इसकी स्थापना आपकी 2016 में हुई थी, याद रखिएगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये आपका हो जाएगा, आंसर आपका होगा तमिलनाडु, विकल्प नंबर आपका ए नंबर। एक सेकेंड, उत्तराखंड होगा, हाँ 15 का सी। एक सेकेंड, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था जिसे आप सेज कहते हैं? ये शायद आपका भारत का पहला राज्य आपका उत्तराखंड था, 2001 में शायद उत्तराखंड हुआ था, है ना? उत्तराखंड यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तमिलनाडु है कि उत्तराखंड है? उत्तराखंड होगा, ठीक है ना? उत्तराखंड है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आपकी शामिल की जाती हैं? देखिए यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 17 नंबर में क्या होगा? देखिए ये प्रश्न जो है आपकी, अगर हम गन्ना जो होता है उस पर आपका FRP दिया जाता है, ठीक है ना? गन्ने पे आपका FRP होता है। तो यहाँ पर अगर हम 22 प्लस एक गन्ने में लगा देते हैं तो आपका टोटल 23 हो जाता है। इसमें आपका FRP होता है MRP जैसा ही है, MSP जैसा ही होता है, बट यहाँ पर FRP देते हैं। जब ऑप्शन का अगर एग्जाम में 23 देगा तो 23 मार दीजिएगा, अगर 23 ऑप्शन नहीं देता है तो फिर 22 को आपको लगा के आना होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, जब अगर 23 दिया होगा 23 मार दीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो फिर आपको 22 लगाना है। नहीं 25 फसल नहीं है, 25 कुल टोटल आपकी 25 फसल है। 25 में से सिर्फ आपको 23 फसलों में भी MSP मिलती है, ठीक है ना? 23 में ही मिलती है। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही है, 25 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 23 होगा। अगर 22 दिया है तो फिर 22 लगाइएगा, अगर 23 दिया है तो फिर 23। गन्ने को शामिल कर लेंगे ना तो 23 आपको हो जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा।
18 नंबर का जवाब होगा यहाँ पर आपका 32 रुपया, ठीक है ना, 32 रुपया यहाँ पे आंसर सही होगा। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 19 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा 61,500 करोड़। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, वो सही है, 25 नहीं होगा, कंफर्म है, छिले हुए नारियल और मसूर के लिए नहीं। टोटल आपका 23 ही है, ठीक है। उसमें देखो ऑप्शन में भी 25 नहीं दिया था, अभी हमने आपको कराया था। वो बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है, वो आपका नहीं, काउंट आपका 23 ही होगा, ठीक है। विश्वास मानिए 23 ही होगा, क्योंकि कई कई बुकों में दे रखा है, वो उससे आंसर आपका गलत कर दिया जाएगा, है ना, ये विषय ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है। कृषि लागत और मूल आयोग, है ना, जो आपका है ना, इनमें आपका 22 ही है, भारत सरकार के द्वारा है टोटल 25। भारत सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हम कृषि लागत और मूल आयोग की बात कर रहे हैं। कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा आपका 23 ही फसलों में आपकी एमएसपी दी जाती है, ठीक है। भारत सरकार की कुल टोटल 25 फसल है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या माना जाता है? इस प्रकार की बेरोजगारी को माना जाता है आपका अंतर्निहित बेरोजगारी। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा, ठीक है। हाँ, बात तुम्हारी सही है, 25 मतलब तुम्हारा सही था, है ना, वो भारत सरकार के द्वारा कुल है, लेकिन आपका कृषि लागत मूल आयोग का बात करेंगे ना, तब आपका 23 होगा। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। 21 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ए नंबर आपका सही होगा, ठीक है, ए नंबर होगा आपका सही। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 22 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर प्याज और आपका कौन सा है? आलू। विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा ए नंबर। ए नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एकीकृत कम लागत स्वच्छता आईएलसीएस योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए 23 के देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 75%। आईएलसीएस योजना के लिए जो आपका है एकीकृत कम लागत स्वच्छता, केंद्र सरकार द्वारा 75% है और आपका राज्य सरकार के द्वारा 15%। राज्य सरकार के द्वारा 15 है, 15 और ये 10% बचा ना, इसमें लाभार्थी का हिस्सा होता है, 10% लाभार्थी का हिस्सा होता है, टोटल आपका 100% आपका हो जाता है। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। 24 का जवाब क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका होगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। सभी विकल्प सही हैं इस कार्यक्रम में, इसके अलावा, किसके अलावा? अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन के अलावा सारे विकल्प आपके क्या है? सही है, सभी शामिल हैं, बट ये आपका शामिल नहीं है, डी नंबर सही होगा। दी गई जानकारी में मिशन की पहचान करिए। दी गई जानकारी में मिशन की पहचान करना है, 25 नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा है केंद्रीय बजट 2018 के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। तो उस समय पुराना क्वेश्चन था आपका, तो अरुण जेटली है भी नहीं, तो यहाँ पर आपका 25 नंबर का हो जाएगा। कौन सा मॉडल था? यहाँ पर आपका एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल होगा, विकल्प आपका सी नंबर हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेश निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा देश है? आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 26 नंबर का भी सिंगापुर। सिंगापुर यहाँ पे राइट आंसर आपका है, पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे आपका मॉरिशस आता है। याद रखिएगा विकल्प आपका पहला दूसरा वाला सही होगा, सिंगापुर। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रस्तावित किया है। 2017 यहाँ पर बताना है से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रस्तावित किया गया। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया था प्रश्न ये। यहाँ पर आपका होगा जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, है ना, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर होगा। 1 जुलाई 2017 से लागू है जीएसटी, सबसे पहले असम में लागू किया गया था। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर सही होगा। महिला सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है ना, यहाँ पर आपका 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर 2017-18 होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो अगर हम दूसरे देश की बात करेंगे तो ये आपका आता है चाइना।
चाइना दूसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। भारत 5वें स्थान पर है, भारत आपका 5वें स्थान पे आपका है ना। सबसे पहला आपका अमेरिका है, सबसे पहले आपके पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, पहले नंबर पे आपका अमेरिका आता है, भारत 5वें नंबर पे आपका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। जीएसटी क्या है, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, गुड सर्विस टैक्स होता है ना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो टोटल आपके कितने घटक हैं, एक तो आपका केंद्रीय कर है आपका, एक आपका राज्य कर, यानी 2 प्रकार के होंगे। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए जो हाईएस्ट आपका परसेंटेज स्लैब है वो कितना है, तो हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं सबसे मैक्सिमम आपका है, देखिए 5, 12, 0 भी है, 0, 5, 12, 18, 28 है ना। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कितना होगा, पांच प्रकार की दरें हैं, 28 होगा है ना, बिल्कुल सही है, 28 होगा आपका, हाईएस्ट आपका 28 है। निम्न में से किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है ना। यहाँ पर देखिए 33 की बात करते हैं, तो जीएसटी के अंदर आपका विद्युत, पेट्रोलियम ये सब नहीं रखा गया, आपका घी रखा गया है ना, घी वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जीएसटी में आपका घी है, बाकी विद्युत और इलेक्ट्रिक ये सब आपका बाहर रखा गया है। जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है, 34 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सीमा शुल्क, जो सीमा शुल्क है आपका वो जीएसटी में आपका शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर सीमा शुल्क आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, सबसे पहले हमने बताया था आपको असम, असम यहाँ पे आंसर होगा। विकल्प आपका यहाँ पर सबसे बाद में जम्मू कश्मीर। अच्छा चलिए सही है। तो दरअसल क्या है ना कि देखिए कमेंट करिए, पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए है ना, ईमानदारी से पढ़िए, सिलेक्शन तो होगा। और हो सकता है जिस तरीके से देखिए आपके आंसर सही आ रहे हैं, आपका नंबर भी अच्छा खासा आया होगा पेट 2021 में है ना। 22 में भी देखिए आप अच्छी से तैयारी करिए, जितना हमसे सपोर्ट होगा हम पूरी हेल्प करेंगे। पेट 2022 में भी अच्छे नंबर लेके आइए, और अभी बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं।